नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि आपको टॉपिक दिखाई दे रहा होगा, हाइड्रोकार्बन्स का नामकरण। इसके पहले वाली वीडियो में हमने कार्बन की सामान्य सी जानकारी प्राप्त की थी। उस जानकारी को मैं वापस में थोड़ा सा रिवीजन में ले देता हूं, ताकि आपको वो टॉपिक्स जो है वो हाइड्रोकार्बन के नामकरण से कनेक्टेड हो जाए। तो अपन ने सबसे पहले देखा था कि ये जो कार्बन होता है, इन कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किस पे किया जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्ययन मतलब होता है कि आपके जितने भी पादप, जीव जंतु, इन सभी में होने वाली जो जैविक क्रियाएं हैं, सभी क्रियाएं किसके अंतर्गत आती है? आपके कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आती है। जैसे टेबल, कुर्सी, पाचन, इस प्रकार की अभिक्रियाएं। इसके बाद में हमने एक सिद्धांत को देखा था जिसका नाम था जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत 1815 में बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने ये कहा था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, उन सभी कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल और केवल जीव यानी कि सजीवों से ही होता है। इसका अर्थ है कि इसको हम प्रयोगशाला में संश्लेषित नहीं कर सकते, अर्थात निर्जीव वस्तुओं से कार्बनिक यौगिकों को नहीं बनाया जा सकता। इतना उसने कहा था। इसके बाद में थोड़े से समय के बाद में 1828 में वोलर नाम का वैज्ञानिक आया, जिसने इस कथन का खंडन किया और उसने सबसे पहला पदार्थ, एक कार्बनिक रसायन को गर्म करके यूरिया का निर्माण किया था। इसके बाद में हमने कार्बन की सामान्य सी जानकारी देखी थी। तो कार्बन में देखा था हमने कि कार्बन का प्रतीक C होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4। इसका मतलब है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। लेकिन यहाँ कार्बन जो है वो एक साथ 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं कर सकता है और एक साथ 4 इलेक्ट्रॉनों का दान भी नहीं कर सकता है। अर्थात ये किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है अधिकतम। तो इसके बाद में हमने देखा था कि आज इसके पहले वाली क्लास में हम ये देख चुके थे कि हाइड्रोकार्बन का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार का होता है। तो आपको बताया था मैंने, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको एक श्रेणी बताई थी, एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी की पहचान क्या बताई थी कि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध आएगा, सिंगल बॉन्ड जिसको अपन बोलते हैं। इसके बाद में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमने ये देख लिया था कि इसमें 2 श्रेणियां आती है। एक श्रेणी आपके एल्किन श्रेणी और दूसरी श्रेणी आपके एल्काइन श्रेणी। इनकी पहचान मैंने आपको बताई थी। एल्किन श्रेणी की पहचान है कि इसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आता है, और यदि आपको कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिबंध आपको नजर आए तो उसमें एल्काइन श्रेणी होगी। इनके सूत्रों के बारे में भी चर्चा की थी हमने। एल्केन श्रेणी का जो सूत्र है वो बताया था मैंने, CnH2n+2, यानी कि हाइड्रोजनों की संख्या कार्बन की संख्या से 2 गुनी। इसके बाद में एल्कीन की बात करें तो एल्कीन का सूत्र होता है, यानी कि सामान्य सूत्र इसको कहते हैं अपन, तो ये रहता है CnH2n, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या की 2 गुनी। एल्काइन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या की 2 गुनी से 2 कम होती है, यानी कि CnH2n-2। ये सूत्र जो आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे चर्चा करते हैं
कि इनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण यानी कि इनके नाम की जो पद्धति है ये 3 प्रकार की पद्धतियां होती है। पहली पद्धति इसमें आती है आपके रूढ़ पद्धति। पहली पद्धति आपके होती है रूढ़ पद्धति, और इस रूढ़ पद्धति में आपको किस प्रकार से नामकरण किया जाता है वो अपन अभी चर्चा करेंगे। सेकंड पद्धति आती है आपके व्युत्पन्न पद्धति। सेकंड है आपके व्युत्पन्न पद्धति। और तीसरी पद्धति और जो सबसे ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट और अहम भी है उसको बोलते हैं अपन IUPAC। क्या बोलते हैं? IUPAC यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी कि अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध रसायन संघ एक संस्था है IUPAC, इंटरनेशनल ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध रसायन संघ। तो कार्बन का नामकरण 3 पद्धतियों में किया जाता है, रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति और IUPAC। रूढ़ पद्धति में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रूढ़ पद्धति में कार्बन का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है कि इसमें कार्बन का नामकरण उनके प्राप्ति स्रोत और उनके गुणों के आधार पर किया जाता है। प्राप्ति स्रोत का अर्थ होता है कि वो पदार्थ आपको कहाँ से मिला है, कहाँ से उसको प्राप्त किया गया है, इस आधार पर हम इसका नामकरण करते हैं। किसमें? ये आता है आपके रूढ़ पद्धति में। तो रूढ़ पद्धति में सामान्य से 2-3 नाम इनको आप लिख लें। इसमें मैं आपको सामान्य से 2-3 नाम आपको बता देता हूं और उसके बाद में इसमें थोड़े से जो अशाकित शाकित हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका नामकरण किस प्रकार करते हैं वो भी अपन देख लेंगे। तो देखो रूढ़ पद्धति में आपके एक तो आता है मेथेन, सब जानते हैं इसको, मेथेन जो अपने घरों में यूज ली जाती है, जलाई जाती है। इसके बाद में अगला आता है आपके CH3OH। CH3OH आपका कास्ट स्प्रिट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कास्ट स्प्रिट के नाम से। और एक है आपका CH3COOH, CH3COOH जो आपका होता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल, जो अपने अम्ल और क्षार जो चैप्टर है आपके उसमें भी चर्चा की थी कि ये सिरके से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सिरके से। तो देखते अपन कि CH4 आपकी जो मेथेन है, ये मेथेन, इसको रूढ़ नाम क्या होता है? इसका रूढ़ नाम होता है मार्स गैस। कौन सी गैस? मार्स गैस। और ये मार्स गैस आपको कहां से प्राप्त होती है? दलदली क्षेत्रों से, कूड़े कचरे वाले स्थान से, यहाँ दलदली क्षेत्रों से। कहां से प्राप्त होती है? दलदली से। तो अपन यहां लिख सकते हैं प्राप्ति स्रोत, यानी कि दल क्षेत्रों से। इसके बाद में अपन देखते हैं इसको CH3OH, तो इसको बोलते हैं अपन कास्ट स्प्रिट। क्या बोलते हैं? कास्ट स्प्रिट। ये कास्ट स्प्रिट जो है ये कहां से प्राप्त होता है? ये लकड़ी के भंजन से, लकड़ी के भंजन से प्राप्त होता है। तीसरा चीज आपको ध्यान रखना है एसिटिक अम्ल। क्या याद रखना आपको? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कहां से प्राप्त होता है? तो एसिटिक अम्ल आपको मिलता है सिरके के। कहां से? सिरके से। तो अगर आपसे यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि CH3OH या फिर इसको कह दें मान लो
CH4 मेथेन का जो है रूढ़ नाम वो किस नाम से जाना जाता है? मार्स गैस के नाम से इसको जाना जाता है। कहाँ से प्राप्त होती है? ये दलदली क्षेत्रों से प्राप्त होती है। इतना आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में एक और आपने मेथेनोइक अम्ल का नाम सुना होगा, जो आपका या फिर उसका फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल जो होता है वो अपने चींटी के डंक से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? चींटी के डंक से। और चींटी का जो उसको बोलते हैं अपन फॉर्मिका, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा है? फॉर्मिकम। इतने ये 3-4 उदाहरण आपको इसमें ध्यान में रखने हैं। आगे अपन इसमें देखते हैं कि आपके शाकित और अशाकित जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका नामकरण किस प्रकार से करते हैं रूढ़ पद्धति में। तो आपके जो शाकित हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसके पहले अपन अशाकित को देख लेते हैं। अशाकित हाइड्रोकार्बन, अशाकित जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, इन अशाकित हाइड्रोकार्बन को अपन एन यौगिक या इनको बोलते हैं नॉर्मल यौगिक। क्या बोलते हैं? नॉर्मल यौगिक। नॉर्मल यौगिक। और नॉर्मल यौगिक या इसके बोलते हैं एन यौगिक भी लिखते हैं इसको। कैसे पहचान होगी? जैसे मान लो मैं एक आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। एक एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं आपके लिए, ये CH3, CH2, CH2 और CH3। तो अगर आपको सीधी अशाकित का अर्थ होता है सीधी श्रृंखला, यानी कि जो लंबी श्रृंखला होती है सीधी श्रृंखला, तो इसका केवल आपको हाइड्रोकार्बन का नामकरण करना है। केवल नामकरण के लिए अभी हम थोड़े से समय के बाद में बात करेंगे इसमें कि कुछ कार्बन कितने हैं। 4 कार्बन है तो उसके अनुसार अपन कौन सा पूर्वलग्न यूज करेंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए अनुलग्न क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, तो अभी IUPAC में चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ देख के आप बता सकते हो कि एक कार्बन अगर आता है श्रृंखला में तो उसको अपन मेथ लिखते हैं। 2 कार्बन के लिए आपका जो पूर्व लग्न होगा वो एथ होगा। 3 कार्बन के लिए प्रोप और ब्यूट, पेंट, इस प्रकार से आगे श्रृंखला बढ़ती जाएगी। तो हाइड्रोकार्बन का जो नामकरण है वो 3 स्टेप में किया जाता है। सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाता है, IUPAC में पढ़ेंगे अपन अभी इसमें। फिर पूर्व लग्न लिखा जाता है और अनुलग्न लिखा जाता है। इनकी अभी मैं डिटेल्स में चर्चा करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा रूढ़ पद्धति चल रही है तो अपन इसको देख ले। कार्बन की संख्या अगर देखी जाए तो कार्बन की संख्या 4 है और 4 कार्बन के लिए अपन क्या यूज करते हैं? ब्यूट। क्या यूज करते हैं? ब्यूट। ब्यूट है। और ब्यूट में अगर कार्बन कार्बन के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड नजर आता है तो ये एल्केन श्रेणी का उदाहरण है, इसलिए इसका जो अनुलग्न रहेगा वो क्या रहेगा? एन। और इस प्रकार से आपका जो नाम हो जाएगा, इसके आगे क्या लगा देंगे अपन? एन। और एन लगा के ये हो जाएगा ब्यूटेन। क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। अगला एग्जांपल मैं दूसरा देता हूं आपको कि मान लो CH3, CH2 और CH3 होता, तो वही आप सबसे पहले क्या करते हैं? पहले कार्बन की संख्या के अनुसार इसका पूर्व लग्न लगाते हैं। कार्बन की संख्या कितनी है? 3 कार्बन होने के कारण इसको क्या लिखेंगे अपन? प्रोप। और प्लस सिंगल बॉन्ड होने के कारण क्या लिखेंगे? एन। तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेन। और प्रोपेन, लेकिन रूढ़ पद्धति में नामकरण कर रहे हैं तो आप क्या लिखोगे? इसका नाम इसके आगे एन लगा के लिखोगे, एन प्रोपेन। क्या लिखोगे? एन प्रोपेन। तो आपको अगर अशाकित श्रृंखला है, अशाकित का मतलब बिना शाखाओं वाली, जिसमें कोई शाखा नहीं, बिल्कुल सीधी श्रृंखला नजर आ रही है, तो आपको हाइड्रोकार्बन का नाम लिखना है, उसके आगे क्या लगा देना है? एन लगा देना। इस प्रकार से इसका नामकरण हो जाएगा। आगे अगला उदाहरण देखते हैं। अगर मान लो आपके शाकित श्रृंखला नजर आया, शाकित का मतलब होता है कि अगर मान लो आपके शाखाएं फटे, शाकित श्रृंखला, अपन ने अगली वाली वीडियो में श्रृंखलन, कार्बन के श्रृंखलन गुण के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं अपन। शाकित श्रृंखला का मतलब है कि जैसे मान लो ये आपके CH3, CH, CH2 और CH3, इधर मैं आपके एक CH3 यहाँ पे जोड़ देता हूं। तो अगर मैं सामान्य से इसको देखता हूं तो कार्बन की जो संख्या है वो इस प्रकार से लिखी जाएगी।
लेकिन रूढ़ पद्धति के अनुसार नामकरण कर रहे हैं तो आपको एक शाखा इसमें फटी हुई नजर आएगी कि एक शाखा इससे क्या हो रही है, अलग हो रही है। तो इसका जो नामकरण है उस नामकरण में आपको क्या करना पड़ेगा, आइसो लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, आइसो। क्या लगेगा, आइसो। नाम के आगे क्या लग जाएगा, आइसो लगेगा। अगर एक ही शाखा आपके इससे निकल रही है तो आइसो लगा के कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, सारे के सारे कार्बन इसमें क्या आएंगे, काउंटिंग में आएंगे, गिनती सभी कार्बन की होगी। जबकि आईयूपीएससी में अपन मुख्य श्रृंखला में आने वाले कार्बन का ही नामकरण करें। तो देखो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा आइसो, और कितने कार्बन, 1 2 3 4 और 1, 5 कार्बन के लिए क्या आता है, पेंट, और सभी कार्बनों में सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या आ जाएगा, पेंटेन। अगला एग्जाम्पल अगर अपन देखते हैं तो एक एक एग्जाम्पल काफी है। अगर मान लो एक और मैं आपको लिखूं तो आप इसका नाम बताएं, CH और CH3, इधर लिख देता हूं मैं CH3। तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये तो आपकी मुख्य श्रृंखला, इससे एक श्रृंखला और अलग हो रही है। इसका मतलब है एक श्रृंखला फटने पर क्या लिखेंगे अपन, आइसो लिखेंगे। और आइसो के पीछे कार्बन कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए वहां देखो क्या, ब्यूट, और अगर सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। ये आपके रूढ़ पद्धति में शाखित श्रृंखला, अगर एक शाखा अगर अलग होती है, मान लो आपके अगर दो दो शाखाएं अलग हो तो उसका नामकरण कैसे किया जाएगा उसको भी अपन आगे देख लेते हैं। दो शाखाओं के लिए देखो, जैसे मान लो आपका एक कार्बन है C, इसके इधर CH3, इधर भी CH3 और इधर भी CH3 और इधर भी CH3। कार्बन ने अपनी चारों संयोजकताओं पर क्या लगा रखा है, मैथिल समूह लगा रखा है। क्या लगा रखा है, मैथिल समूह। तो इसको अपन देखते हैं तो मान लो ये मुख्य श्रृंखला है, इसके अलावा ये आपकी श्रृंखला अलग हो रही है, दो श्रृंखला यहाँ से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपके, इसके आगे आपको लगाना पड़ेगा नियो। क्या लगाना पड़ेगा, नियो। और नियो के बाद में कार्बन की गिनती करो आप, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए क्या आता है, पेंटेन, यानी कि नियोपेंटेन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो रूढ़ पद्धति में आपको ये तीन चीजें मैं आपको लिख रहा हूं कि अगर नॉर्मल यानी सीधी श्रृंखला है इस प्रकार से, तो आप इसका नामकरण कैसे करोगे, एन लगाओगे आगे, और हाइड्रोकार्बन का नाम यानी कि मेथ एथ प्रोपेन। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल लिख देता हूं। फिर दूसरा, अगर आपको शाखित की बात करें, शाखाएं इसमें नजर आए इस प्रकार से कि CH3 CH CH2 और CH3, यानी कि मुख्य श्रृंखला से एक शाखा अगर अलग होती है तो आप इस एक शाखा अलग होने के कारण इसका नाम कैसे करोगे, आइसो में करोगे। किसमें करोगे, आइसो। ठीक है, इसके बाद में अगर तीसरा एग्जाम्पल देखें तो अगला एग्जाम्पल आता है आपका नियो वाला सिस्टम। नियो में क्या रहता है कि इस प्रकार से आपके CH3 और CH3 और ये CH3, तो ये आपकी क्या है, मुख्य श्रृंखला है। इससे कितने कार्बन अलग हो रहे हैं, इससे आपके 2 कार्बन अलग हो, मतलब 2 शाखाएं अलग हो रही है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा आपके, नियोपेंटेन। क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन। ध्यान रह जाएगा आप। अब हम अगली थोड़े से समय के लिए हम स्किप करते हैं इसकी व्युत्पन्न पद्धति को, क्योंकि व्युत्पन्न पद्धति में केवल आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। आईयूपीएससी जैसी आपकी खत्म हो जाएगी ये नामकरण, उसके बाद में मैं व्युत्पन्न पद्धति को आपको बताऊं, क्योंकि व्युत्पन्न पद्धति में हम मेथेन को व्युत्पन्न मानकर उसके यौगिक का नामकरण करेंगे, कार्बोनिल को व्युत्पन्न मानकर उसका नामकरण करेंगे। इस प्रकार से 2-3 नाम आपको बताने हैं। अभी अपन सीधा चलते हैं आईयूपीएससी पे, इसको आप एक बार नोट कर लें।